ये एक वीडियो गेम है जिसे टेनिस फॉर टू कहते हैं। इसे दुनिया की पहली वीडियो गेम कहा जाता है। विलियम हिगिनबॉथम एक साइंसदान था जो उस टीम का हिस्सा था जिसने पहला एटम बम बनाया। लेकिन हिगिनबॉथम ने एटम बम की तख्लीक के बाद 1947 में एटमी ताकत के पुरअमन इस्तेमाल की तहकीक पर तवज्जो मरकूज की। 11 साल बाद 1958 में ब्रुकहेवन नेशनल लेबॉर्ट्री के ज़ेरे इंतजाम एक 3 रोज़ा नुमाइश के लिए विलियम हिगिनबॉथम ने इस गेम टेनिस फॉर टू को एक एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए बनाया और इस तरह लोग पहली मर्तबा वीडियो गेम्स से मुतारिफ हुए। मगर अगले ही साल 1959 की नुमाइश के बाद गेम को ख़त्म कर दिया गया ताकि इसके अज्जा को दूसरे इस्तेमाल में लाया जा सके। इसके बाद नए प्रोग्रामर्स ने गैर तालीमी मकासद के लिए गेम्स बनाना शुरू की, जिसके नतीजे में 1962 में स्पेस वॉर रिलीज हुई, जो किसी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाहर अवाम को दस्तयाब होने वाली सबसे पुरानी डिजिटल कंप्यूटर गेम्स में से एक मानी जाती है। स्पेस वॉर को दुनिया की पहली वसी तर तकसीम यानी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर वीडियो गेम होने का एजाज़ हासिल है। 1960 की दहाई में ही प्रोग्रामर्स की बढ़ती हुई तादाद ने मुताद्दिद डिजिटल कंप्यूटर गेम्स डेवलप किए। जैसे जैसे कंप्यूटर की कीमत गिरती रही, वीडियो गेम्स के सामईन में इजाफा होने लगा और ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तख्लीक की गईं जो एक से ज़ायद इकसाम के कंप्यूटर्स पर चलने की सलाहियत रखती थी। इस तरह वसी पैमाने पर कंप्यूटर गेम्स तैयार की जाने लगी। वीडियो गेम्स 1970 की दहाई के आगाज में एक नए दौर में दाखिल हुई। 1971 में सिक्के से चलने वाली आर्केड गेम गैलेक्सी के डिस्प्ले और पहले आर्केड वीडियो गेम कंप्यूटर स्पेस की रिलीज के साथ कमर्शियल वीडियो गेम इंडस्ट्री का आगाज हुआ और फिर 1972 में अटारी कॉरपोरेशन की तरफ से इंतहाई कामयाब आर्केड गेम पोंग रिलीज कर दी गई। ये तमाम वीडियो गेम्स कैबिनेट बेस्ड थीं जो दिखने में कुछ इस तरह की थीं, लिहाजा लोगों के लिए इनका इस्तेमाल घर पर तकरीबन नामुमकिन था। घर पर वीडियो गेम्स खेलने के लिए कैबिनेट बेस्ड सिस्टम्स प्रैक्टिकल नहीं थे, क्योंकि वो हुजम में बड़े होने के साथ आवाम की कुव्वत खरीद से भी बाहर थे। इस मुश्किल को हल करने के लिए इन तमाम इजादात के बिलमुकाबिल एक इंजीनियर राल्फ एच बेर 1966 से गेमिंग कंसोल की इजाद पे काम कर रहे थे। दरहकीकत उनके जहन में ये आइडिया 1951 में उस वक्त आया जब वो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर लॉरल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काम करते थे। हुआ कुछ यूं कि राल्फ को मिलिट्री के लिए टेलीविजन सेट बनाने का काम सौंपा गया। राल्फ ने बाद में दावा किया कि इस काम के दौरान उन्हें टेलीविजन सेट में कोई ऐसी डिवाइस लगाने का ख्याल आया जिसे टेलीविजन स्टेशन से सिग्नल वसूल करने के अलावा ऑपरेटर अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सके, मगर लॉरल इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस आइडिया को रद्द कर दिया। 1966 में राल्फ ने इस आइडिया पे भरपूर तरीके से काम का आगाज किया और इस बार वो टेलीविजन की बजाय एक गेमिंग कंसोल बनाने का इरादा रखते थे। उस वक्त वो एक और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर सैंडर्स एसोसिएट्स के इक्विपमेंट डिजाइन डिवीजन के सरबराह के तौर पर काम कर रहे थे। इनके बनाए हुए कंसोल पर लगे लकड़ी के स्टिकर्स की वजह से इस कंसोल को पहले ब्राउन बॉक्स का नाम दिया गया। व्यूअर्स, क्योंकि सैंडर्स एसोसिएट्स कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बनाती थी, लिहाजा उन्होंने जनवरी 1971 में एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैग्नावॉक्स के साथ मुआहिदा कर लिया और इस तरह 22 मई 1972 को न्यूयॉर्क सिटी में तारीख का पहला गेमिंग कंसोल दुनिया के सामने पेश कर दिया गया। इस कंसोल का नाम मैग्नावॉक्स ओडिसी रखा गया। A new dimension for your television, now at your Magnavox dealer. मैग्नावॉक्स ओडिसी की मकबूलियत के बाद अटारी के बानी नोलन बुशनेल ने भी गेमिंग कंसोल बनाने पर काम शुरू कर दिया और फिर 1977 में अटारी कॉरपोरेशन ने अटारी 2600 के नाम से एक गेमिंग कंसोल रिलीज किया। लेकिन उसी साल अटारी 2600 की रूनुमाई से करीबन 3 माह पहले ही जापान की एक कंपनी निंटेंडो ने कलर टीवी गेम के नाम से अपना पहला गेमिंग कंसोल रिलीज कर दिया। व्यूअर्स, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और जापान फिर से एक दूसरे के बिलमुकाबिल आन खड़े हुए, मगर इस बार असलहे की जगह गेमिंग कंसोल्स ने ले ली और बारूद की जगह टेक्नोलॉजी ने। 1979 में खिलौने बनाने वाली एक अमेरिकी कंपनी ने इन टेलीविजन के नाम से एक गेमिंग कंसोल रिलीज किया। 1983 में जापान की एक और कंपनी सेगा ने SG-1000 गेमिंग कंसोल लॉन्च कर दिया। इसके बाद अमेरिका और जापान ने बहुत से गेमिंग कंसोल लॉन्च किए और इनमें से बहुत सौ को अवाम में बेपनाह मकबूलियत भी हासिल हुई।
लेकिन फिर 1994 में दुनिया की मशहूर तरीन जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सोनी ने अपना पहला गेमिंग कंसोल दुनिया में मुतारिफ करवाया, जिसका नाम प्ले स्टेशन रखा गया। ये प्ले स्टेशन आज 2022 में भी दुनिया का मकबूल तरीन और सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला गेमिंग कंसोल है। इस वक्त इसका लेटेस्ट मॉडल सोनी PS5 लॉन्च हो चुका है और इसे पूरी दुनिया से बेपनाह पजीराई भी मिल रही है। उन्नीस सौ 1994 में प्ले स्टेशन की रिलीज के बाद एक दहाई से भी कम अरसे में ये 100 मिलियन यूनिट्स बेचने वाला दुनिया का पहला कंप्यूटर एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म बन गया। इसके बाद 2001 में दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने Xbox नामी एक गेमिंग कंसोल लॉन्च किया। और व्यूअर्स, आज भी सोनी PS5 को अगर कोई थोड़ा बहुत मुकाबला देता है तो वो यही माइक्रोसॉफ्ट Xbox गेमिंग कंसोल है। इन 6 बड़े वीडियो गेम कंसोल मैन्युफैक्चरर्स में से निंटेंडो, सोनी प्लेस्टेशन और माइक्रोसॉफ्ट Xbox आज मार्केट में 3 सबसे बड़े हरीफ हैं। बाकी सब या तो तहलील हो चुके हैं या इन 3 कंपनियों से मुकाबला करने की सलाहियत ही नहीं रखते। इन तमाम गेमिंग कंसोल्स ने हमें कुछ यादगार वीडियो गेम्स दिए, जैसे डोंकी कॉन्ग, पोंग, पैकमैन, सोनिक, सुपर मारियो, टेट्रिस, स्नो ब्रोज और स्नेक वगैरह। इन गेम्स के अलावा आज की कुछ मशहूर तरीन गेम्स भी 1990 की दहाई में ही रिलीज की गई थी, जिनमें स्ट्रीट फाइटर, टेकन, नीड फॉर स्पीड और मेटल स्लग वगैरह शामिल हैं। फिर 2000 की दहाई में जब मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी तेज़ी से बढ़ रही थी और iOS और एंड्रॉयड जैसे प्लेटफॉर्म्स का आगाज़ हुआ, हमने मोबाइल गेमिंग का उरूज देखा। इन सब के बावजूद कंप्यूटर पर गेमिंग में आज तक कोई कमी नहीं आई। आज जहां गेमिंग कंसोल्स और कंप्यूटर गेम्स मकबूल हैं, वहीं मोबाइल गेम्स भी बहुत तेज रफ्तारी से बढ़ रही हैं। PUBG मोबाइल और माइनक्राफ्ट की बेपनाह पजीराई के साथ मोबाइल गेमिंग ने गेमिंग इंडस्ट्री में इनकलाब बर्पा कर दिया है, जिसकी वजह से ज़्यादा गेम डेवलपर्स मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के लिए गेम्स बना रहे हैं। जैसे जैसे वीडियो गेम्स की मकबूलियत बढ़ रही है, उतने ही ज़्यादा लोग इसमें शामिल होते जा रहे हैं, वाह वो गेमर्स हों या फिर गेम डेवलपर्स। 2020 में आलमी गेमिंग मार्केट की कुल मालियत 173.7 बिलियन डॉलर थी और तवक्को की जाती है कि 2026 तक इसकी मालियत 314.4 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचेगी। स्टैटिस्टा के मुताबिक लैटिन अमेरिका में 27 करोड़ 40 लाख गेमर्स हैं, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में 38 करोड़ 80 लाख और यूरोप में 39 करोड़ 10 लाख हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा वीडियो गेमर्स एशिया में मौजूद हैं, जिनकी तादाद 1.5 अरब है। इसका मतलब है कि दुनिया भर में 2020 तक गेमर्स की कुल तादाद तकरीबन 2.7 अरब थी, जो कि 2022 में बढ़कर 2.9 अरब तक पहुंच चुकी है। यानी इस वक्त दुनिया में 8 अरब इंसानों में से 3 अरब इंसान वीडियो गेम्स खेलते हैं और इस तादाद में हर साल तेजी से इजाफा भी हो रहा है। Warrior out of nowhere, and you know, of course, paying respect. I love what I'm seeing there. Beautiful. How it's supposed to feel.